Hello students. In the last lecture, we have seen the paper pattern and syllabus of international business environment. And also we have discussed the first topic, that is mode of entry into international business. Now we will see the next topic from unit number 1, and that is internationalization process and managerial implication, and also the issues in foreign investment, then technology transfer and pricing and government regulation. Let's see the first topic from unit number 1, that is international business internationalization process and managerial implication. Now we will first discuss this term internationalization process. आप लोगों ने LPG ये शब्द हमेशा जो मैनेजमेंट है या फाइनेंस के लिटरेचर में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं. हमारे पहले लेक्चर में भी हमने LPG वर्ड डिस्कस किया है. एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये LPG इन द ईयर 1991. LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. गवर्नमेंट ने 1991 में इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी. और इसके बाद ही ये जो इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस है ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. अब हम उसके बाद का जो टॉपिक है वो देखेंगे. ये जो इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस है ये करते समय जो मैनेजर है या टॉप एग्जीक्यूटिव है या जनरल मैनेजर है, CEO, या जो इस इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऐसे लोगों ने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्होंने कंसिडर करना चाहिए. तो सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स उन्होंने देखना चाहिए. अगर कोई देश अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहता है, दूसरे देश में उसको अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है, तो सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं. मतलब कि जिस देश में बिजनेस बढ़ाना है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि अनस्टेबिलिटी है. अगर स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पर बिजनेस करना ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहेगा और वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. अगर अनस्टेबल होगा तो गवर्नमेंट अगर कुछ महीनों के बाद चेंज हो जाएगी तो उनकी पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, तो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए वो कंडीशन फेवरेबल ना हो. तो अनस्टेबल पॉलिटिकल अगर कंडीशंस है तो वहाँ पर इंटरनेशनल जो बिजनेस है या प्रक्रिया करना ये उतना लॉन्ग टर्म या उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है. क्योंकि जब कोई बिजनेस करता है तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. देन लीगल फैक्ट, वहाँ पर लीगल जो लॉ फ्रेमवर्क है वो कौन से नियम कायदे हैं, वहाँ पर रेगुलेशंस कैसे हैं, स्ट्रिक्ट है या किस प्रकार के लॉज वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री के रिलेशन में हो, चाहे वो कंज्यूमर के रिलेशन में हो, चाहे ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में हो, किस प्रकार की वहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हो रही है, ये भी इस प्रोसेस में देखा जाता है. अगर स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर पूरे जो लीगल जो रेगुलेशंस है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि जहाँ पर नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर पेनल्टीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर कंसिडर करना ये बहुत ज़रूरी होता है. देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स ये जो बिजनेस है ये, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट कितना है, इनकम कितना है, मार्केट कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन सबसे पहले देखा जाता है कि ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है और कितने समय तक मिलेगा, तो ये भी चीज़ें देखी जाती है. कल्चरल डिफरेंस, हर देश का जो एक कल्चरल सेटअप होता है, एक मेंटालिटी जो होती है वहाँ के देश के लोगों की, रिलीजन अलग होता है, कास्ट अलग होती है, तो उसके अनुसार उनकी मानसिकता भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ ये थोड़े से रिलीजन ज़्यादा है, बाहर और कोई देश में उतने नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से उनको अपना जो बिजनेस है उसमें चेंजेस करना पड़ सकता है. तो वो कल्चरल डिफरेंस को भी कंसिडर करना पड़ता है इस प्रक्रिया में. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अब हर देश का एक टेक्नोलॉजिकल एक प्रोग्रेस का स्टेटस होता है कि कोई देश टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा प्रोग्रेस
होते हैं, अपग्रेडेड रहते हैं, कोई देश उतना अपग्रेडेड नहीं रहता। तो ये सब प्रक्रिया देखते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कोई यूरोपियन कंट्री में अगर कोई बिजनेस करना है, इंटरनेशनल प्रोसेस में हमको यूरोपियन कोई कंट्री को उसमें इंक्लूड करना है, तो यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो चुका है, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो अपग्रेडेड है, अप टू डेट है। टाइमिंग टू एंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है कि अगर आपको कोई बिजनेस बढ़ाना है या इस प्रक्रिया को स्पीडीली ये करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में एंटर करने का टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग पे अगर आप एंटर करोगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस प्रोसेस को, तो बट नेचुरल है कि आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बनाना चाहती है, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, तो उसका एक टाइमिंग होता है। समर सीजन जब रहता है तभी वो अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो वो टाइमिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट देखा जाता है। देन इथिक्स, हर कंट्री में जो बिजनेस करते हैं उसका एक इथिक्स होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर वो बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें भी कंसिडर करना पड़ता है। लॉज एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अलावा वो बिजनेस खुद का क्या इथिक्स वो फॉलो करती है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर कंसिडर होना बहुत ज़रूरी है। डिसाइडिंग ऑन मोड ऑफ एंट्री, इसके पहले हमने मोड ऑफ एंट्री में देखा कि जो एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो हम सीधा सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइसेंस हो सकता है, फ्रेंचाइजिंग हो सकता है, ऐसे अलग अलग मोड से इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है। तो उसमें से हमको कौन सा चूज करना है, ठीक है, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई फैक्ट्री मुझे कोई दूसरे देश में स्टार्ट करना है तो फैक्ट्री का लोकेशन कहाँ पर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें कंसिडर करना पड़ेगा उस मैनेजर को। मतलब इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है उस मैनेजर को फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इश्यूज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहला टॉपिक हमने ले लिया कि इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। अभी हमको देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। इश्यूज स्टैंड्स हियर फॉर प्रॉब्लम्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसकी पहले मीनिंग देख लेते हैं, बाद में उसके प्रॉब्लम्स या इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स एक कंट्री दूसरे देश में पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो जो है ये एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकता है, ये इसको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में हो सकता है, या जॉइंट वेंचर, मर्जर्स, एक्विजिशन, इस स्वरूप में एफडीआई हो सकता है। या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का एक दूसरा तरीका है, जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड एडीआर जीडीआर, इन तरीकों से जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये करने का ये तो तरीका हो सकता है कि एफडीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे एफडीआई जो है इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड मतलब हमारे देश में हम कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट कर रही है, या अगर हमारा देश कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा होगा, दैट इज आउटवर्ड। इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।